कमर्शियल बैंक्स के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। उसके फंक्शन सारे कर लिए थे। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था क्रेडिट क्रिएशन वाला, वो भी कल कर लिया था। कोई डाउट यस है, कुछ पूछना है उसमें? नहीं नो, कुछ नहीं पूछना। नहीं चलो, अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है? हर देश में केवल एक ही सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक हर देश का केवल एक ही होता है, ठीक है। वो क्या होता है? सारे बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। सारे बैंकों का बैंक होता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन यानी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन देश के बैंकिंग सिस्टम का। सारे बैंकों का गाइड करता है, सारे बैंकों को सुपरवाइज करता है। सारे काम कौन करता है? यही सेंट्रल बैंक करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यस सर इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेरिका का कौन है? फेडरल रिजर्व। ठीक है। उसके बाद यूके का जो है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या ये बातें याद रखनी है? नहीं, बस आपको अपने देश का याद रखना है। आगे तो बस एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है। और एक और अगर ले लें तो कनाडा का है बैंक ऑफ कनाडा। ठीक है। तो ये हर देश में क्या होता है? एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और ये सामने आपके चार देश हैं, उन देशों में ये सेंट्रल बैंक होंगे। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, ठीक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। सबसे पहले आप सेंट्रल बैंक के लिए जो डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, एक छोटी सी। इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन of monetary and banking system of a country, full stop. For example, RBI in India, full stop. It is the apex institution of monetary and banking system of a country, full stop. For example, RBI in India. ठीक है। तो हमें आरबीआई के कंटेक्स्ट में समझना है, क्योंकि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। तो हमें आरबीआई के फंक्शंस देखने हैं, आरबीआई क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है इंडिया में। ठीक, क्लियर है? वो लिख लिया ना? यस सर चलो, तो आरबीआई के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहला फंक्शंस ऑफ आरबीआई या फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आप डालिए, और उसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा है आरबीआई का? वो है बैंक ऑफ इशू। क्या आरबीआई क्या है? बैंक ऑफ इशू है, ठीक है। जितने भी करेंसी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई ऑब्वियस, जितने भी कॉइन्स है वो कौन इशू करता है? आरबीआई, ठीक है। तो इस देश में जितने भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स चल रहे हैं वो सब आरबीआई इशू करता है, सिवाय एक नोट के। वो कौन सा है पता है? सिर्फ एक नोट है जो कि आरबीआई इशू नहीं करता, बाकी सारे नोट्स और साथ ही साथ कॉइन्स आरबीआई ही इशू करता है। वो है ₹1 का नोट। देखा है कभी? सर मैंने नहीं देखा आज तक। ₹1 का नोट देखा आपने? शायद हम्म
अधिकार। 1 रुपए का जो नोट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है डायरेक्टली, वो आरबीआई नहीं इशू करता। बाकी इस देश में जितने भी करेंसी नोट्स है, कॉइन्स है, वो सब आरबीआई इशू करता है। ठीक है, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसी वजह से, क्योंकि आरबीआई करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है, इसीलिए उसको बैंक ऑफ इशू कहा जाता है। सर 1 रुपए की नोट चलती भी है? और नहीं तो क्या, आप इसको पे करके च्युइंगम खरीद सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई एक्सेप्ट करता है उसको। लीगल टेंडर है वो भी। लीगल टेंडर क्या होता है बताओ? लियो, लीगल टेंडर नहीं पता है? अभी कुछ दिन पहले चर्चा की थी इस बारे में। लीगल टेंडर यानी हर वो करेंसी नोट्स या कॉइन जिनके बदले आप कोई भी चीज खरीद सकती हो, ठीक है, जो कि जिनको करेंसी के फॉर्म में एक्सचेंज किया जा सकता है मार्केट के अंदर, उसको लीगल टेंडर कहा जाता है, उन करेंसीज को, है ना? तो 1 रुपए की नोट ले जाके आप कुछ भी खरीद सकती हो, टॉफी, च्युइंगम, कुछ भी खरीद सकती हो उससे। ठीक है, मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे पास नहीं है। बड़े अफसोस की बात है ये। अगली बार किसी से छुट्टे लेने जाना तो उससे कहना कि हमको 1 रुपए का सिक्का नहीं, 1 रुपए की नोट चाहिए, तो हमको चाहे जहां से ला के आओ, हमको चाहिए। ठीक है, तो हाँ, आरबीआई को बैंक ऑफ इशू क्यों कहते हैं समझ में आ गया ना, क्योंकि देश में जितने भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स चल रहे हैं वो आरबीआई इशू करता है, 1 रुपए की नोट को छोड़ के। 1 रुपए की नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जितनी भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं, इन सबको क्या देश में लीगल टेंडर माना जाता है। लीगल टेंडर माना जाता है यानी परचेज और सेल्स करते वक्त जब करेंसी का एक्सचेंज होगा तो इन्हीं करेंसीज का एक्सचेंज किया जाएगा, क्योंकि यही मान्यता प्राप्त करेंसीज हैं आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा देश में। ठीक है, क्लियर है? तो फिर एक लास्ट टाइम, आरबीआई को बैंक ऑफ इशू क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश में जितनी भी करेंसी नोट्स और कॉइन्स चलते हैं सब आरबीआई इशू करता है, सिवाय 1 रुपए के नोट के। 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके बारे में लिख लो, क्योंकि कल आपने मुझे बहुत जोर से डांटा था तो मुझे समझ में आ गया है, मेरी अकल ठिकाने आ गई है कि हर कॉन्सेप्ट के बाद सर हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए हर चीज का। तो अब मैं आपको हर चीज का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जरूर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो लिखो बैंक ऑफ इशू के बारे में। एवरी सेंट्रल बैंक इन द वर्ल्ड has the sole authority for issue of currency in the country, full stop. Every central bank in the world has the sole authority for issue of currency in the country, full stop. The currency issued by central bank is unlimited legal tender, full stop. The currency issued by central bank is unlimited legal tender, full stop. The central bank issues currency by keeping a reserve in the form of gold,
the central bank issues currency by keeping a reserve in the form of gold and foreign currency, generally dollars. And foreign currency, generally dollars. Full stop. Clear? ये लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था क्या कि सेंट्रल बैंक कैसे इशू करता है करेंसी, तो कैसे करता है सेंट्रल बैंक पहले रिजर्व रखता है अपने पास, रिजर्व यानी अपने गुल्लकों में गोल्ड और डॉलर्स, ठीक है। डॉलर जरूरी नहीं है, कोई भी फॉरेन करेंसी क्या कर सकता है, पाउंड, यूरो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, किसी भी तरीके के फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स भर लेगा अपने पास, ठीक है। तो दो चीजें भरेगा अपनी गुल्लकों में, अपने रिजर्व्स में। पहला क्या, गोल्ड की मात्रा भरता जाएगा, गोल्ड भरेगा, और दूसरा फॉरेन रिजर्व्स भरेगा। फॉरेन रिजर्व्स में ज्यादातर केसेस में 90% केसेस में रिजर्व बैंक क्या करता है, डॉलर्स को भरता है। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर्स के बदले ही ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो यूएस डॉलर्स के बदले ही होता है, तो 90% केसेस में वो यूएस डॉलर्स ही भरता है अपने पास। और ये दोनों चीजें भरने के बाद वो नए करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है मार्केट में, ठीक है, रिजर्व बैंक। सर फिर से बताइए। जब भी आरबीआई को नए कॉइन्स और नोट्स इशू करना होता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने पास रिजर्व्स में यानी गुल्लकों में गोल्ड भर लेगा, और दूसरी चीज फॉरेन रिजर्व्स भरेगा। फॉरेन रिजर्व्स यानी फॉरेन की करेंसीज, ठीक है। फॉरेन रिजर्व की जगह करेंसी लिख देता हूं, ठीक है। तो गोल्ड तो आप जानती हैं, और फॉरेन करेंसी किसी भी फॉरेन देश की करेंसी भर सकते हैं, लेकिन 90% केसेस में आरबीआई क्या करता है, यूएस डॉलर्स ही भरता है अपने पास, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड किसमें होता है, यूएस डॉलर्स में होता है, इसीलिए वो यूएस डॉलर्स भरता है, ठीक है। तो गोल्ड और फॉरेन करेंसी भरने के बाद नए करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इशू करता है रिजर्व बैंक मार्केट में, ठीक है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में कोई आईएनआर लेके आए यूएस डॉलर्स से एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। और हो सकता है कोई आईएनआर लेके आए गोल्ड खरीदने के लिए, तो उसके लिए आरबीआई के पास ये दोनों चीजें रहनी चाहिए ना, इसलिए पहले इनको अपने पास जमा कर लेगा अच्छे से, उसके बाद नए नोट्स इशू करेगा, नए नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक है। समझ गए ये चीज कि नहीं? हेलो हेलो, समझ गई? अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। हाँ तो बताइए नहीं हो, आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े। यस सर बढ़िए। ओके, सेकंड जो पॉइंट है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेकंड फंक्शन जो परफॉर्म करता है आरबीआई वो है कि इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का बैंकर है, यानी गवर्नमेंट का बैंक है। हमारे बैंक्स कौन है, हमारे आम लोगों के तो कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो हमारे बैंक्स हैं। लेकिन गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है, गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे कमर्शियल बैंक हमारे लिए कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, एजेंट के फंक्शन परफॉर्म करता है, बैंकिंग के फंक्शन परफॉर्म करता है, एडवाइजरी के फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारे फंक्शन आरबीआई परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक होता है, आरबीआई होता है, वो क्या होता है, गवर्नमेंट का एक तरीके से एजेंट, एडवाइजर और बैंकर होता है। गवर्नमेंट अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है, जब भी पैसा विड्रॉ करना आता है तो आरबीआई से लेती है। अगर कभी लोन भी लेना होता है ना बैंक को, तो सबसे पहले आरबीआई के पास जाती है गवर्नमेंट, कि आरबीआई से लोन मांगती है। और जब आरबीआई के पास लोन नहीं होता, आरबीआई लोन नहीं दे पाता है, तब जाती है फॉरेन बैंक्स जो है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उनसे लोन मांगने, ठीक है। क्लियर है? इसके अलावा आरबीआई जो है
वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन में, ठीक है। आजकल इकोनॉमी थोड़ी ऊपर नीचे चल रही है ना, तो आप देखती होंगी रोज आरबीआई की कोई ना कोई एडवाइजरी आती है गवर्नमेंट के लिए कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है, ये इकोनॉमी के लिए सही होगा, ये नहीं सही होगा, इस तरीके से। तो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के डिसीजंस लेने के लिए आरबीआई एडवाइस भी करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के ऊपर है कि उसको मानना है कि नहीं मानना है, लेकिन एडवाइस करती है। तो हाँ, तो जैसे कि कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और विड्रॉल ऑफ मनी के फंक्शंस परफॉर्म करता है एक आम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, तो वही फंक्शन सेंट्रल बैंक आरबीआई परफॉर्म करता है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट अपना पैसा जमा कर सकता है सेंट्रल बैंक के पास और वहां से निकाल भी सकता है। गवर्नमेंट लोन भी ले सकता है सेंट्रल बैंक से, सबसे पहले सेंट्रल बैंक के पास ही जाता है, रिजर्व बैंक के पास लोन मांगने के लिए। अगर वहां से नहीं मिलता है तो फिर वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के पास जाया जाता है लोन मांगने, ठीक है। आईएमएफ के पास तो इंडिया केवल आज तक एक ही बार गया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास तो जाते रहते हैं लोन लेने के लिए। असल में ये जो आईएमएफ है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके पास देश पैसा मांगने तभी जाते हैं जब उनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ जाता है। आईएमएफ के पास लोन मांगने कोई भी देश तभी जाता है जब उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कम पड़ जाता है। जैसे श्रीलंका के पास कम पड़ा है तो श्रीलंका जा रहा है इस समय, पाकिस्तान के पास कम है तो वो जाता है, ठीक है। ठीक है, इंडिया के पास एक बार कम पड़ा था 1991 में, तो उस समय जाना पड़ा था इंडिया को आईएमएफ के पास, उसके अलावा कभी नहीं जाना पड़ा है। और दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के पास हर देश जाता है, यूएसए से लेकर यूके, कनाडा, इंडिया सब जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के पास लोन मांगने जाते हैं अगर आपको कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है अपने देश में, कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी अपने देश में करनी है, तो उसके लिए लोन मांगने के लिए आप जाएंगे कहाँ, वर्ल्ड बैंक के पास। तो डेवलपमेंटल एक्टिविटी तो हर देश करता है अपने यहाँ, और उसके लिए लोन मांगने आपको वर्ल्ड बैंक के पास जाना होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के पास लोन मांगने जाना का मतलब है कि अच्छा है, आपका देश अच्छे से चल रहा है। लेकिन आईएमएफ के पास आप लोन मांगने जा रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आपके देश में पैसे कम है, इसलिए आप आए लोन मांगने, ठीक है। समझ गए आप? कोई डाउट? तो आपको समझ में आ गया ना कि आरबीआई कैसे है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, क्लियर है? तो इसके बारे में लिखो, सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज गवर्नमेंट एजेंट, कॉमा, सेंट्रल बैंक acts as government agent, comma, banker and advisor, full stop. Banker and advisor, full stop. नेक्स्ट है आगे, आरबीआई एडवाइजेस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस, फुल स्टॉप। RBI advises the government regarding economic policy decisions, full stop.
RBI performs the same functions for government which a commercial bank performs for its customers. Full stop. RBI performs the same functions for government which a commercial bank performs for its customers. और फिर लास्ट लाइन, RBI provides various agency functions to the government like transfer of funds, comma, etc. Full stop. RBI provides various agency functions to the government like transfer of funds, comma, etc. Full stop. हो गया लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े? आगे बढ़े? यस सर। चलो, थर्ड फंक्शन, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। सेंट्रल बैंक जो होता है वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं देश में कमर्शियल बैंक्स तो बहुत सारे होंगे और उन कमर्शियल बैंक्स की बहुत सारी ब्रांचेस भी होंगी। तो उन सभी ब्रांचेस और उन सभी कमर्शियल बैंक्स का क्या है? बैंकर है। बैंकर है यानी बैंकर का क्या मतलब होता है कि बैंकर जो होता है उसके आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हो, अगर लोन चाहिए तो लोन भी ले सकते हो। यानी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और लेंडिंग ऑफ लोन्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स और लेंडिंग ऑफ लोन्स, ये दो फंक्शन जो कोई भी परफॉर्म करता है तो वो बैंकर है। ठीक है? तो सेंट्रल बैंक ना ही सेंट्रल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट का ही बैंकर नहीं है, गवर्नमेंट का तो बैंकर है ही, साथ ही साथ देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना उनका भी बैंकर है। सारे कमर्शियल बैंक भी अपना पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है? सेंट्रल बैंक के पास, जो कि आपने देखा था CRR के रूप में करते ही हैं, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में अपना पैसा जमा करते ही हैं और जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है? और साथ ही साथ अगर लोन की जरूरत है किसी भी कमर्शियल बैंक, मान लो कोई कमर्शियल बैंक थोड़ा लॉस में चल रहा है, जस्ट एग्जांपल की यूको बैंक है, यूको बैंक थोड़ा लॉस में चल रहा है, तो यूको बैंक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन मांगने सबसे पहले किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास, RBI के पास जाएगा। RBI उसको लोन देगी और फिर वो अपने बिजनेस को रिवाइव करने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो फिर से बता दीजिए। सेंट्रल बैंक जो है RBI, वो सिर्फ गवर्नमेंट का ही बैंकर नहीं है, बल्कि देश में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ना उनका भी बैंकर है। ठीक है? जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी बैंकर है। सारे कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं RBI के पास, जो कि आपने देखा था करते हैं किस फॉर्म में? CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में।
हाँ, हाँ सर। कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में अपना पैसा जमा करते हैं कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, जब चाहे उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी किसी कमर्शियल बैंक लॉस में चल रहा हो, जैसे यूको बैंक फॉर एग्जांपल अगर लॉस में चल रहा है, तो वो सबसे पहले, क्योंकि अब लॉस में चल रहा है तो उसको लोन की जरूरत पड़ेगी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो लोन मांगने वो सबसे पहली बार किसके पास जाएगा? यूको बैंक एसबीआई के पास थोड़ी जाएगा लोन मांगने, वो किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक के पास जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास जाएगा, वो लोन देगा यूको बैंक को। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई क्या है, बैंकर्स का भी मतलब बैंकों का भी बैंक है, इसीलिए इसको बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, क्योंकि देश में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका भी बैंक है ये। और साथ ही साथ उनको सुपरवाइज भी कर रहा होता है। सुपरवाइज कैसे कर रहा होता है कि बैंक्स कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई इलीगल टाइप एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है किसी बैंक द्वारा। ठीक है, और जो एक्टिविटीज बैंक परफॉर्म कर रहे हैं कहीं उससे उनको लॉस तो नहीं होने लग जाएगा। ठीक है, वो ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं कि इन शॉर्ट उनको प्रॉफिट हो। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर बैंक कोई भी कमर्शियल बैंक परफॉर्म करने जा रहा होगा, जैसे एग्जांपल कि आईसीआईसीआई कोई ऐसी एक्टिविटी करने जा रहा हो या कोई ऐसी स्कीम लाने जा रहा हो जिससे इन टर्न उसको लॉस ही होगा, तो आरबीआई उसको रोक देगा, कहेगा कि मत करो ऐसा, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें, इससे तुम्हें नुकसान होगा। ठीक है, ऐसी स्कीम लाने से। ठीक है, आरबीआई अगर कोई मतलब मान लो आईसीआईसीआई बैंक कोई ऐसी स्कीम लाने वाला है जिससे उसको नुकसान हो सकता है, तो आरबीआई उसको रोक देगा, कहेगा कि मत लाओ, क्योंकि इससे तुम्हें इन शॉर्ट नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से सुपरवाइज भी करता है सारे कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, यस सर। आरबीआई। ठीक है, तो समझ में आ गया? समझ में आया? यस सर। एक सेकंड अभी आ रहा हूँ, एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो। यस सर, मैं तो वो आप गए थे। हाँ, तो आप जवाब नहीं दे रहे तो हम क्या करें? हेलो हेलो करते रह रहे हैं। लिखो इसके बारे में, बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन। सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स and supervises the proper functioning of all commercial banks in the country. Full stop. Central bank regulates and supervises the proper functioning of all commercial banks in the country. Full stop. Central bank accepts deposits and offers loan to the commercial banks. Full stop. Central bank accepts deposits and offers loan to the commercial banks. Full stop. लिख लिया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो चौथा पॉइंट लिखो।
custodian of national reserve of international currency। चौथा पॉइंट, जितने भी विदेशी करेंसीज होंगी, मान लो आप का घूमने की इच्छा हुई, ठीक है, और आपको घूमने कहाँ जाना है, आपके अगर घूमने की इच्छा हुई तो आपको घूमने कहाँ जाना है, आपको घूमने जाना है सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है, ठीक है, आपको घूमने जाना है सोलोमन आइलैंड्स। तो सोलोमन आइलैंड्स की करेंसी एक्सचेंज करवानी है आपको, तो सोलोमन आइलैंड्स की करेंसी कहाँ मिलेगी आपको? क्या आप एसबीआई के पास जाएंगी करेंसी एक्सचेंज के लिए? नहीं। क्या आप पीएनबी के पास जाएंगी? नहीं ना। किसके पास जाएंगी? आरबीआई के पास, क्योंकि जितना भी इंटरनेशनल करेंसीज की गुल्लक है, जो तिजोरी है, वो किसके पास है? वो आरबीआई के पास है। आरबीआई आपको एक्सचेंज करके देगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, क्लियर है? यहां तक कि विदेशों से जो गोल्ड वगैरह भी लाया जाता है, उस सब का भी रिजर्व आरबीआई रखता है अपने पास, ठीक है, आरबीआई की कस्टडी में रहता है वो सब। तो जितने भी फॉरेन करेंसीज है, फॉरेन एक्सचेंज है, या फॉरेन से लाया हुआ गोल्ड है, वो सब आरबीआई के पास रहता है। तो आपको जैसे सोलोमन आइलैंड्स घूमने जाना है, तो सोलोमन आइलैंड्स की करेंसी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रुपीस ले जाना पड़ेगा आरबीआई के पास, आरबीआई को आप देंगे, और उसके बदले जितने उनकी करेंसीज बनती हैं, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है मुझे भी नहीं पता है वहाँ कौन सी करेंसी चलती है, तो उनकी जो भी करेंसी है उस मात्रा में आपको मिल जाएगी, ठीक है, जितना भी बनेगा। क्लियर है? रुक जाओ, चेक कर ही लेते हैं। करेंसी ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, आपको पता है ये कहाँ पे है? ग्रेट, सोलोमन आइलैंड्स डॉलर्स, ठीक है। ये अंग्रेज लोग तो मतलब ये सब डॉलर के पीछे ही लगे रहते हैं, हर किसी ने डॉलर के हिसाब से अपनी करेंसी बना ली है। तो आप उसको जितने भी डॉलर्स देंगी, उसका रेट ऑफ एक्सचेंज देखते हैं आईएनआर का सोलोमन डॉलर्स में, आईएनआर टू सोलोमन वाओ, इंडियन रुपीस कमजोर है सोलोमन डॉलर्स के मुकाबले। अगर आप 100 रुपए देंगे तो आपको 10.5 सोलोमन डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप गई आरबीआई के पास और आपने 1 लाख रुपीस दिए आरबीआई को, ठीक है, आपने आरबीआई को 1 लाख रुपए दिए, तो उन 1 लाख रुपए के बदले आपको कितने सोलोमन डॉलर्स मिलेंगे? 10,500 के अराउंड, 10,500 सोलोमन डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है मैम? चलो फिर इसके बारे में लिख लो। सेंट्रल बैंक मेंटेन्स द रिजर्व्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज like gold, The reserve of international currencies, like gold, comma, foreign exchange, comma, etc. लिख लिया? Central bank maintains the reserves of international currencies like gold, comma, foreign exchange, comma, etc. लिख लिया? yes, sir.
अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सेंट्रल बैंक का, आरबीआई का, ये है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। घर साफ करता है सर आरबीआई, अपना ऑफिस साफ करता है ये नहीं, ऐसा तो थोड़ी ये है। जो आप बता रहे हैं ना, ये बैंक है सुपरवाइजर के अंदर ही आ रहा है। क्या क्लियरिंग हाउस? हाँ, और ये भी उसके पहले बताया जो। कस्टोडियन ऑफ नेशनल रिजर्व? हाँ, नहीं, ये अलग फंक्शंस हैं। उसके अंदर कैसे आ सकते हैं? बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन में क्या है, बैंकर का बैंक और सुपरवाइज करता है। इसमें सर मेरे को 3 सब टॉपिक दिया है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व से, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट और क्लियरिंग हाउस। विचित्र बुक है मैम आपकी, लेकिन इन शॉर्ट जिस भी तरीके से लिख रखा है यही सब टॉपिक्स दिए ना, तो यही सब पढ़ना है आपको, ठीक है। सही है, ये सब टॉपिक्स दे रखे हैं ना बस। हेलो, यस सर। हाँ तो यही सब पढ़ने हैं आपको। अभी जो क्लियरिंग हाउस वाला फंक्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला। और आगे तीनों जो मैं बताऊंगा, 3 और फंक्शंस अभी बताऊंगा, लास्ट 3 फंक्शंस बचे हैं सेंट्रल बैंक के, तो आखिरी के तीनों फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है कि ये जो चेक्स वगैरह आप नहीं इशू करते हो लोगों को, ठीक है ना, आप जो 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए के जो चेक्स आप इशू करती हो किसी को भी पेमेंट करने के लिए, तो ये चेक आपने नोटिस किया है कितने दिनों में क्लियर होता है? कभी? हाँ हाँ, पता नहीं। 2 से 4 दिन में के बीच क्लियर होता है, वर्किंग डेज, 2 से 3 वर्किंग डेज में। तो ये 2 से 3 वर्किंग डेज का समय क्यों लगता है? क्योंकि ये एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट जारी होती है। मान लो आपका खाता है किसमें, एसबीआई में, तो आपने एसबीआई का चेक इशू किया होगा, तो आपके एसबीआई के खाते से पेमेंट जाएगी, और जिस बंदे को आपने मान लो चेक इशू किया है, जिसको पेमेंट की है, उसका खाता है पीएनबी में, तो उसने पीएनबी में चेक लगाया होगा, तो आपके एसबीआई के खाते से उस बंदे के पीएनबी के खाते में पेमेंट जानी है, ठीक है। आपके एसबीआई के खाते से उसके पीएनबी के खाते में पेमेंट जानी है, तो इस सबको करने में टोटल 2 से 3 वर्किंग डेज लगते हैं बैंकों को। और ये चीज क्लियरली और फेयरली हो सके, ट्रांसपेरेंट तरीके से, इस चीज को सुपरवाइज कौन करता है? आरबीआई सुपरवाइज करता है, ठीक है। इस चीज को आरबीआई सुपरवाइज करता है कि ये क्लियरली और फेयरली हो सके, ठीक है। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन किसके लिए में आरबीआई क्या करता है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन में आरबीआई सुपरवाइज करता है कि देश में जितने भी चेक्स इशू किए जा रहे हैं वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो सके, ठीक है। ठीक है मैम, उसमें कोई भी मतलब गड़बड़ी ना हो सके उन चेक्स के क्लियरेंस में, ठीक है। कभी कभी चेक क्लियर नहीं होता तो नहीं होता। जब चेक क्लियर नहीं होता तो कोई ना कोई गड़बड़ होती है आपके खाते में। जिस बंदे ने चेक इशू किया है उसी के खाते में कुछ गड़बड़ी होती है, या तो उसके खाते में पैसा कम होता है। मान लो चेक इशू किया 1.5 लाख रुपए का, ठीक है, और आपके खाते में केवल 1,40,000 रुपए, तो फिर चेक तो पेमेंट हो ही नहीं पाएगी आपकी, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि 1,40,000 पे कर दिया जाए और फिर बचा हुआ 10,000 माना जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर जितना पैसा आपकी पेमेंट आप कर रही हो चेक से, उतना पैसा आपके खाते में होना चाहिए, नहीं तो चेक क्या कर जाएगा? बाउंस कर जाएगा। आपने सुना होगा ना बहुत, चेक बाउंस कर जाएगा। चेक बाउंस तभी करता है जब जितने की आप पेमेंट करने जा रही हो चेक से उतना पैसा आपके खाते में ना हो, तो बाउंस कर जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं जब भी पेमेंट नहीं हो पाती है ना चेक से, तो कहीं ना कहीं चेक इशू करने वाले बंदे के खाते में कोई ना कोई डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। इसमें चेक एक्सेप्ट करने वाले बंदे की गलतियां कभी नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती,
कभी। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. क्लियरिंग हाउस फंक्शन आप समझ गई। अब ये थोड़ा बहुत सुपरवाइजरी जैसा लग रहा है, इसीलिए हो सकता है कि आपके बुक में इसको बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजन में एक सब टॉपिक की तरह लिख दिया हो। ठीक है, लेकिन ज्यादातर बुक्स में इसको अलग लिखा जाता है। ठीक है, अरे ठीक है। आप कौन सी बुक यूज करते हैं? मैं कोई बुक नहीं यूज करता। मैंने आखिरी बार बुक यूज की थी 12वीं में जब पढ़ा था, ये इकोनॉमिक्स। तब मैंने, क्योंकि मैंने आईएससी से पढ़ा था, तो आईएससी में जो बुक चढ़ती है वीके वीके ओरी कह रहा हूँ, फ्रांसिस की, फ्रांसिस वाली बुक यूज की थी। उसके बाद से जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो उसके बाद से इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़ोगे, 12th के बाद जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो एक बार कायदे से आपने 11th 12th में समझ लिया है, तो उसके बाद सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी। जहां भी रिक्वायरमेंट आएगी इकोनॉमिक्स पढ़ने की, वहां से रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज आप किसी भी चीज से कर सकती हो, पीडीएफ से कर सकती हो, या अपनी पुरानी किताबों को यूज करके रिवाइज कर सकती हो। ठीक है, अब पढ़ाया मैंने हर टाइप की बुक से, आपकी वाली बुक से भी पढ़ाया है, बट इधर पिछले के पिछले साल पढ़ाया था एक बंदे को आपकी वाली बुक से। ठीक है, और उसको तो होम ट्यूशन पढ़ाया था। तो आपकी बुक देखी थी मैंने, बट असल में मसला ये था कि वो लड़का था, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, तो वो कभी डाउट पूछता ही नहीं था, और वो बताता ही नहीं था कभी कि ये टॉपिक्स इस तरीके से लिखे गए हैं हमारी किताब में, जो आप अलग से टॉपिक बता रहे हो ये यहाँ पे सब टॉपिक की तरह लिखा गया है। वो इतनी गहन स्टडी कभी करता ही नहीं था, वो एग्जाम टाइम पे पढ़ने वाला आदमी था, दुनियादारी से दूर। ठीक है, तो इतना डिटेल पता चला नहीं इस बारे में। आपकी ये जो किताब है संदीप गर्ग है ना, संदीप गर्ग की वीके हो रही है आपकी? संदीप गर्ग। हाँ, संदीप गर्ग के बारे में, संदीप गर्ग उसकी भी थी। ठीक है, खैर उसके पास पढ़ने का वक्त भी नहीं रहता था, वो स्पोर्ट्समैन था इसलिए। अच्छा, क्लियरिंग हाउस के बारे में लिख लो पहले। तो उसके कितने मार्क्स आए थे? आ गए थे मैम, बोर्ड आसान होता है, उसके भी 75 प्लस आए थे 100 में, जबकि उसने बोर्ड से सिर्फ एक दिन पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, उसके अलावा पूरे साल उसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। बाकी जो क्लास में मेरे साथ पढ़ता था वो तो पढ़ता था, बाकी अपनी तरफ से कुछ नहीं पढ़ता था वो। क्लियरिंग हाउस के बारे में लिखिए। सेंट्रल बैंक provides clearing checks facility and acts as clearing house in the banking system of a country, full stop. So clearing house के बाद Central bank provides clearing checks facility and acts as clearing house in the banking system of a country, full stop. Checks of all commercial banks are cleared by central bank, full stop. Checks of all commercial banks are cleared by central bank, full stop.
रिपीट कर दीजिए ये वाला पॉइंट। Checks of all commercial banks are cleared by central bank. पूरा रिपीट करना है क्या? नहीं हो गया बस। हाँ, checks of all commercial banks are cleared by central bank. Full stop. हो गया? यस सर। छठा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ठीक है, मतलब ये ऐसे मतलब फंक्शंस तो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल बैंक का, लेकिन ये 5 6 7 जो फंक्शन बता रहा हूँ ये अपने आप में ऐसे फंक्शंस हैं जिनके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियरिंग हाउस के ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि व्हाई सेंट्रल बैंक इज नोन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। और जो सातवां वाला पॉइंट है क्रेडिट कंट्रोल, कि हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट इन द इकोनॉमी, इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये 5 6 7 जो फंक्शंस हैं इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये सातवां वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलो, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या है? जब कोई कमर्शियल बैंक अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने से फेल हो जाता है ना, यानी जब कमर्शियल बैंक अपने बिजनेस एक्टिविटीज ठीक से नहीं कर पाता है, यानी लॉस में चल रहा होता है, दिवालिया होने की कगार पे होता है। दिवालिया क्या होता है मैम? अरे विजय माल्या दिवालिया हुआ था, पता है ना? वही। अब विजय माल्या पूछोगे कौन है? आप दुनियादारी से दूर हो। अरे मतलब जो इंसान बिल्कुल मतलब कंगाल होने वाला हो, ठीक है, उसको दिवालिया बोला जाता है। तो अगर बैंक बिल्कुल कंगाल होने की कगार पे आ रहा हो, होने वाला हो, तो फिर वो क्या कहेगा? वो लोन के लिए जा सकता है किसके पास? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक से लोन लेके अपने बिजनेस को किसी तरह स्टेबलाइज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, यस सर। और इसी वजह से क्या होता है, सेंट्रल बैंक को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो कमर्शियल बैंक्स में इमरजेंसी सिचुएशन आती है, इसको टैकल करने में मदद करता है कौन? सेंट्रल बैंक, बाय गिविंग देम लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, क्लियर है? कूल है? हेलो, हाँ ठीक है, चलो इसके बारे में लिखो। व्हेन कमर्शियल बैंक्स fail to meet their financial requirements from any other source, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। then they can approach central bank for loans and advances. Full stop. When commercial banks fail to meet their financial requirements from any other source, then they can approach central bank for loans and advances. Full stop. The emergency situation can be easily tackled by commercial banks by raising a loan from central bank. Full stop.
this emergency situation can easily be tackled by commercial banks by raising a loan from central bank. ठीक है? ठीक है? Yes, sir. अब कमर्शियल बैंक में जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया था क्रेडिट क्रिएशन, वैसे सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज क्रेडिट कंट्रोल। अलग से टॉपिक होगा ये भी किताब में, ठीक है? और यही हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मनी एंड बैंकिंग की जो पूरी यूनिट है आपकी, यूनिट नंबर 2 जो आपकी किताब है, इसका लास्ट टॉपिक यही है, क्रेडिट कंट्रोल। ये किसी भी सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है? जिसमें वो क्या करता है, इकोनॉमी की क्रेडिट को कंट्रोल करता है, ठीक है? इसमें वो क्या करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इकोनॉमी की क्रेडिट को कंट्रोल करता है। इकोनॉमी की क्रेडिट को कंट्रोल करता है यानी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई आज ना पड़ा था कहां पे, मनी सप्लाई को कहां पड़ा था, मनी वाले पार्ट में, ठीक है? मनी सप्लाई क्या होता है, लोगों ने अपना पैसा जो जमा करके रखा हुआ है, ठीक है, उसको मनी सप्लाई कहते हैं। याद है, कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. आपकी तरफ से जवाब आता नहीं है, हमको लगता है कि अरे भाई अरे वो मुझे कोल्ड हो गया इसीलिए मैं बोल नहीं रही। अच्छा आपको कोल्ड हो गया, ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो क्या करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करने में मदद करता है ये, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट कहा जाता है सेंट्रल बैंक को, ठीक है? सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, बाय कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है? क्लियर है मैम? Yes, sir. अब क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए इसके पास दो मेथड्स हैं, क्रेडिट कंट्रोल करने, हाँ बाद में पढ़ाइएगा। काहे, अच्छा, कल तो क्लास ही नहीं है। हाँ, नहीं पढ़ा दीजिए। इतना सारा पढ़ा देंगे एक बार में तो कुछ मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा सर, हमारा दिमाग थोड़ा धीमे प्रोसेस करता है सर, और वैसे भी आपको इस समय जुकाम है, अरे यार। हाँ और क्या,